हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भानु खरे। और बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th सीबीएसई और एनसीईआरटी के जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो आज आपके सामने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। आप जानते हैं 10th बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो इस सैंपल पेपर के माध्यम से हम कुछ ग्रामर के टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम जानते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए रीडिंग, आगे जाएंगे तो सेक्शन बी आएगा जो राइटिंग होता है, सेक्शन बी राइटिंग, एंड सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन होता है। हम आज इसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी आता है टेक्स्ट बुक्स, जो आपके फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो आपकी 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके अंदर से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेक्शन डी टेक्स्ट बुक्स से आते हैं। आज हम आपको सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे, सेक्शन सी ग्रामर। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे। Okay, question number 7. Fill in the blanks choosing the correct alternative given in the bracket. Any 5. हम पूरे 6 करेंगे, 5 नहीं। देखो, हर अंकल इज MLA। अब हमें ए डिसाइड करना है, इसमें ए आएगा या एन या दा। तो ए आर्टिकल कहलाते हैं, ए एन दा, जिसमें ए और एन को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और दा कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे हम ए आएगा या एन आएगा, ये इसकी साउंड से डिसाइड करते हैं। कोई वर्ड की साउंड वोवेल से निकल रही है या कॉन्सोनेंट से, हमें लेटर से नहीं देखना है। यानी जब हम MLA बोलते हैं तो MLA, एम ऐसे निकलता है, MLA। ओके, एम सो ए की साउंड ए की निकल रही है, यानी कि ये वॉवेल की साउंड है। जब साउंड वॉवेल की निकलती है तो हम एन का यूज करते हैं। हर अंकल इज एन MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमें ये देखना है कि अगर साउंड छोटा आ से आहा तक निकलती है तो एन लगाएंगे, और नहीं निकलती है तो फिर ए लगाएंगे। ये आर्टिकल का रूल था। अब सेकंड आते हैं, हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ, आई थिंक दे हैव फॉरगॉटन टू पुट अ कॉमा हियर, फ्रॉम देन ऑफ, हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर। इसका रूल ये है, ये प्रपोजिशन पे बेस्ड है। जब भी कोई पर्सन किसी डिसीज से मर जाता है तो फिर डाई के बाद में ऑफ लगाते हैं। हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर, यानी उसकी ग्रैंड मदर की मृत्यु कैसे हुई थी? कैंसर से हुई थी। ओके, नंबर 3 में आते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड और हैड रीच्ड। हमें डिसाइड करना है कि इनमें से हमें कौन सा इधर फिल करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, यानी ट्रेन जा चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो यहाँ पे जनरली पास्ट सिंपल का यूज होता है। जब पास्ट में कोई 2 काम होते हैं तो जो काम पास्ट के पास्ट में होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो रिसेंट पास्ट में होता है उसे पास्ट सिंपल में। तो देखो, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी बिफोर वी रीच्ड देयर, तो रीच्ड इसका सही आंसर होगा। यानी हम स्टेशन पहुंचे उसके पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट में 2 काम हुए, एक तो हमारे स्टेशन पहुंचने का, दूसरा ट्रेन के जाने का। जो ट्रेन पहले चली गई थी इसलिए पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था।
डॉक्टर बाद में आए, उसके पहले पेशेंट की मृत्यु हो गई थी। अब अगला देखेंगे, वॉक वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। Okay, I am removing them. Her uncle is an MLA. His grandmother died of cancer. The train had left the station before we reached there. Walk carefully. सावधानी से चलो. You will fall down. नहीं तो तुम गिर जाओगे. तो नहीं तो की इंग्लिश यहाँ पे और होगी, और वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन। एंड नहीं होगा यहाँ पे। एंड का मतलब और होता है और का मतलब होता है नहीं तो। अदरवाइज के सेंस में है कि सावधानी से चलो, अन्यथा या नहीं तो तुम गिर जाओगे। बट नहीं आएगा क्योंकि बट का मीनिंग तो किंतु होता है। अगर हम बट लगाएंगे तो मीनिंगफुल नहीं होगा वो, कि सावधानी से चलो किंतु तुम गिर जाओगे। सही होगा इसमें और। हमें मीनिंग के बेसिस पे फिल करना है। अब नंबर 5 है, देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। अब हमें डिसाइड करना है कि मैनी आएगा या मच आएगा या एनी। ये डिटर्मिनर्स होते हैं। अब कौन सा डिटर्मिनर्स यूज करें ये डिसाइड करता है आगे आने वाले नाउन से। अगर नाउन काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, तो प्लूरल काउंटेबल के साथ मैनी आता है। ओके, अगर अनकाउंटेबल है तो फिर मच आता है। और एनी किस में आता है? एनी दोनों में आता है, प्लूरल में भी आता है और अनकाउंटेबल में आ सकता है। जैसे कि मैं कहूँ आई डोंट हैव एनी मनी, तो मनी के पहले एनी आ गया, मनी अनकाउंटेबल है। लेकिन कहें कि there are not any students in the class, there are not any students in the class, तो any students प्लूरल के लिए आ गया। तो यहाँ नेगेटिव नहीं है या क्वेश्चन नहीं है, इसलिए any नहीं आएगा और many का यूज होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ many आता है, much नहीं आता है। there are many flowers in the garden, ये आपका डिटर्मिनर पे बेस्ड था, ये आपका कंजंक्शन पे बेस्ड है, ये आपका टेंस और वर्ब पे बेस्ड है, ये आपके प्रपोजिशन है, ये आर्टिकल है। अब नंबर 6 है, वी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स शुड ऑट मस्ट। अब यहाँ पर आप देखो टी और टू है और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मॉडल ऑक्सिलरी हैं। हम जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज 13 होती हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, need and dare। ये 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इनमें केवल 2 ऐसी होती हैं ought and used जिनके बाद में to आता है, बाकी सबके बाद to नहीं आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप जब देख रहे हो कि to ought के बाद में to आता है और used के बाद में to आता है, तो फिर हम ought का यूज करेंगे, क्योंकि should और must किसी भी ऑक्सिलरी के बाद में टू का यूज नहीं होता है, केवल ought एंड यूज्ड के बाद में टू का यूज होता है। यूज्ड हमारे ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए ought का यूज होगा। वी ought to रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो ought to है ना और should दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, सेम मीनिंग देते हैं लगभग, बस शुड थोड़ा इनफॉर्मल में यूज होता है और ought to फॉर्मल में यूज होता है। अच्छा, ये नंबर 6 वाला ये मॉडल ऑक्सिलरी पे बेस्ड है। अब आप इन सबको देखो, सेक्शन सी ग्रामर में आपके 6 फिल इन द ब्लैंक्स थे और अल्टरनेटिव्स दिए हुए थे। देखो क्या क्या चीजें कवर कर ली। आर्टिकल से रिलेटेड पूछ लिया, यानी आपको आर्टिकल की नॉलेज होना चाहिए। प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर टेंस और वर्ब से रिलेटेड आ गया, यहाँ पर कंजंक्शन से रिलेटेड आ गया।
ओके, यहाँ पे डिटर्मिनर से रिलेटेड आ गया और यहाँ पे मोडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। जैसा कि आपको डायरेक्शन दिया गया है वैसा आपको करना है, डू एज डायरेक्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। अब हम इसको करेंगे। ओके, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। अगर वह हमें इनवाइट नहीं करेगा तो हम पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। ये हिंदी ट्रांसलेशन था इस सेंटेंस का। अब वो कह रहे हैं, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। रीराइट यानी इस सेंटेंस को फिर से लिखिए, किसका यूज करते हुए, इफ का। तो हम जानते हैं कि अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। ओके, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। Let me erase, wait for a second. Okay, unless is equal to if not. Okay, let me I am writing it here. Unless is equal to if not. So if we put if in place of unless, we will also have to use not after if. So if, answer will be if he does not invite। देखो, जब हम अनलेस की जगह पर इफ लगाएंगे तो फिर हमें नॉट भी लगाना होगा। नॉट अकेले नहीं आता है, नॉट लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। और ये जो इनवाइट्स लिखा है ना, जो इनवाइट से वर्ब की एस फॉर्म है। वर्ब की एस फॉर्म केवल प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें या तो डू का यूज करना होगा या डज का। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज होता है, तो यहाँ पे डज हो जाएगा। इफ ही डज नॉट, अब डज आ गया तो फिर एस हट जाएगा, क्योंकि डू, डज और डिड और सभी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो इसका आंसर होगा इफ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। ओके, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। ओके, सो ये इफ और अनलेस का रूल हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड वन, दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। हमें पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वॉज एंड वर, और सभी कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो दे के बाद में क्या लिखेंगे, दे के बाद लिखेंगे हम, इधर लिखता हूं मैं THEY, दे। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। दे प्लूरल होता है इसलिए दे के साथ वर आ जाएगा, दे वर। अब पास्ट कंटिन्यूअस है, किसी भी कंटिन्यूअस की मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, मेड की बजाय मेकिंग हो जाएगा, दे वर मेकिंग इट हो गया, दे वर मेकिंग इट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3, शी इज टू टायर्ड टू वर्क। शी इज टू टायर्ड टू वर्क, इसको हमें सो और दैट का यूज करके फिर से लिखना है। री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। जब भी टू और टू से इस तरीके का सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है, इस टू की जगह पर सो लिख देना है।
तो हो जाएगा SHE, शी इज सो, TIRED, टायर्ड। टू की जगह पे सो लिख देना है, और टायर्ड, शी इज सो टायर्ड, फिर उसके बाद दैट लिखना है, दैट। अब फिर से सब्जेक्ट लिख देंगे दैट शी, फिर लिखेंगे कैन नॉट, दैट शी कैन नॉट वर्क। वह इतनी थकी हुई है कि वह काम नहीं कर पा रही है या कर सकती है। शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क। जैसे एक सेंटेंस में अपनी तरफ से आपको बताता हूं, जैसे शी, what could it be? She is too tired. She is too tired to work. Okay. She is too proud to apologize. She is too proud to apologize. She is too proud to apologize. जब हम इसे so that से बनाएंगे तो बनेगा she is so proud that she cannot apologize. Okay. Now number 4, he cut his finger. Change into negative sentence. ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अब इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो उसने अपनी फिंगर काट ली थी, या उसकी फिंगर कट गई थी। कट जो वर्ब है ना, कट की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, कट कट कट। फिर हम कैसे पहचानेंगे? अगर ये प्रेजेंट सिंपल होता तो ही के साथ कट ना आके कट्स आता, कट्स, क्योंकि अफर्मेटिव में ही शी इट के साथ में एस फॉर्म आती है। इस सेकंड फॉर्म में कट। थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड फॉर्म के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है। थर्ड फॉर्म के पहले ऑक्सिलरी वर्ब। अगर पैसिव वॉइस है तो फिर वो बी की फॉर्म आएगी, कोई इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा। और अगर परफेक्ट टेंसेज एक्टिव वॉइस है तो फिर हैव, हैज, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। ये सेकंड फॉर्म है, ही कट हिज फिंगर। अब जब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो सिंपली डिड लिख देंगे, ही डिड नॉट, बाकी ये सही रहेगा, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। ही कट हिज फिंगर का नेगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। अब आते हैं पैसिव वॉइस के ऊपर। अभी ये सेंटेंस एक्टिव में लिखा है, हम कैसे पहचानते हैं कि कोई सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में? हम पहचानते हैं अगर किसी क्लॉज के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी की एक फॉर्म आई हो तो फिर वो पैसिव है, और नहीं आई है तो फिर एक्टिव है। यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बी की फॉर्म इज जरूर आई है। अब जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, जब भी किसी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है चेस, मैं यहां पर लिखूंगा तो इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा CHESS, चेस। अब हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, चेस इज। उसी टेंस में चेंज करेंगे जिस टेंस में एक्टिव वर्ब, एक्टिव वॉइस की वर्ब है, तो चेस इज। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है तो हमें बी की फॉर्म उसी टेंस में लिखनी है जिस टेंस में मेन वर्ब की फॉर्म है। तो यहाँ पर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, इसलिए बी की फॉर्म इज आ जाएगी, चेस इज बीइंग। और एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में हो जाती है, तो ए हो जाएगी प्लेड, चेस इज बीइंग प्लेड। और फिर इसके अनुज जो कि सब्जेक्ट था एक्टिव का, बाय हो जाएगा, बाय अनुज। यहां पर अनुज कौन है? अनुज एजेंट हो गया है। ओके, एजेंट को हम बाई प्रपोजिशन के बाद लिखते हैं। चेस इसमें सब्जेक्ट है और इज बीइंग प्लेड एक फाइनाइट वर्ब फ्रेज है। ओके, ये आपका ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि
आपसे क्या क्या पूछा गया देखो, यानी आपको किन किन चीजों की प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले इफ और अनलेस का यूज, ए भी कंजंक्शन हो गया। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज है यहाँ पे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये यहाँ पे आपका एडवर्ब क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये वाला आपका मेन क्लॉज है। एक कंडीशन के लिए यूज हुआ है। सेकंड आपका टेंस पे बेस्ड है। टेंस में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हर टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब से याद होना चाहिए, और किस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल डू, डज, डिड और सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे विल, वुड, शैल, शुड एटसेट्रा के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। और हैव, हैज, हैड के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म। एक वीडियो में बना दूंगा। अच्छा, ये जो पूरा पेपर सैंपल पेपर है, अगर आप इसको लेना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 8 में डू एज डायरेक्टेड में कंजंक्शन पे बेस्ड, फिर टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फिर सो दैट, ये कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं। जैसे आगे नाइदर का यूज किया तो आपको नॉर का यूज करना होगा, बोथ का किया तो एंड का, हार्डली का किया तो व्हेन का, आइदर का किया तो और का, सो का किया तो आगे दैट कंजंक्शन का यूज होगा। ये पेयर में यूज होते हैं। फिर देखो ये आपका फिर से इस सेंटेंस पे बेस्ड आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे बेस्ड आ गया। ओके, आई फॉरगॉट टू डू दिस वन, सिक्स्थ वन। ओके, लेट मी डू इट अगेन। पहले मैं भूल गया था। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, लड़का मेरा, वह लड़का मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, वह लड़का कॉर्नर में खड़ा हुआ है। ये टू सेंटेंसेस हैं। इन टू सेंटेंसेस को हमें सिंगल सेंटेंस बनाना है और इसका यूज करना है हु का। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कैसे करेंगे? द बॉय कैसे करते हैं? जब दो सेंटेंसेस में जो कॉमन हो उसको केवल एक बार लिखते हैं, जैसे द बॉय और जो द बॉय, तो द बॉय के लिए हम हु लिख देंगे। द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से बन जाएगा ये। मैं लिख देता हूं, द बॉय हु इज standing in the corner is my best friend। ये अब आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है जिसमें मेन क्लॉज है द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड और सबऑर्डिनेट क्लॉज है हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को भी 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं फर्दर। कौन से? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज है हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, क्योंकि इस बॉय एंटीसीडेंट को वो डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ और आपको निश्चित तौर पे हेल्प मिलेगी। और आपको किसी भी टॉपिक पर यदि कुछ भी समझना हो तो कमेंट में लिख के आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए मैं और अच्छे वीडियो तैयार कर सकूं। थैंक यू।